हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी यात्री पर। तो बिना समय गवाए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं मैक्स को। 3 दिन और 3 रातों तक वह एक नुकीली चट्टान पर बेहोश पड़ा रहा। जब उसकी आंखें खुली तो उसने चारों तरफ देखा और सन्न रह गया। दूर समुद्र में उसके साथी नाविक ऐसे तैर रहे थे जैसे गहरी नींद में हो, लेकिन जब वह पास गया तो उसकी रूह कांप उठी। वे सब पहले ही मर चुके थे। उसी पल मैक्स को समझ में आ गया कि उस भयानक हादसे में सिर्फ वही जिंदा बचा है। दिल भारी था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और सबके शवों को किनारे पर दफन कर दिया। शाम होते होते अंधेरा छाने लगा। जंगल का सन्नाटा और अनजान खतरे उसे अंदर जाने नहीं दे रहे थे। इसीलिए वह पास के एक विशाल पेड़ पर चढ़ गया और पूरी रात वहीं डरा सहमा बैठा रहा। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, सुबह होते ही खुद को बचाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। अगली सुबह सूरज निकला तो उसकी नज़र दूर पड़ी एक बड़े जहाज पर पड़ी, जिस पर वह सफ़र कर रहा था। उसने ठान लिया वहां जाकर खाने पीने और बचाव का सामान जुटाना ही पड़ेगा। कई घंटे की मशक्कत के बाद वह आखिरकार जहाज तक पहुंच गया। नीचे केबिन में उतरा ही था कि अचानक एक कमरे में कुत्ते के कमज़ोर रोने की आवाज़ आई। वह घबरा कर कुल्हाड़ी उठाता है और दरवाज़ा तोड़ता है, और सामने उसका अपना प्यारा कुत्ता सिम्बा जिंदा खड़ा था। यह नज़ारा देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। फिर उसे एक और कमरे में कुछ खाना, कुछ औजार और ढेर सारी बंदूकें मिली। जो भी जरूरी सामान था उसने जल्दी जल्दी डेक पर पहुंचाया। लकड़ी के तख्ते काट कर एक मजबूत बेड़ा तैयार किया। सिम्बा को नीचे उतारा और हर चीज रस्सियों से कसकर बांध दी। हालात ये थे कि अपनी पतलून की कमर बांधने के लिए भी उसे वही रस्सी इस्तेमाल करनी पड़ रही थी। बस एक ही सोच थी कि किसी तरह अपनी और सिम्बा की जान बचानी है। बेड़ा सामान से भारी था, लेकिन समुद्र की तेज लहरों ने उसका काम आसान कर दिया। वो ज्यादा मेहनत किए बिना सब कुछ किनारे तक ले आया, लेकिन जब उसने खाना पीना गिना तो उसका दिल बैठ गया। बचा था सिर्फ एक वक्त का राशन। अब उसे और सिम्बा को बहुत संभल कर खाना था और यहाँ से निकलने का रास्ता भी जल्द ढूंढना था। थोड़ी ताकत वापस आने पर मैक्स राइफल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उम्मीद थी कि कहीं न कहीं कोई रास्ता, कोई निशानी या घर लौटने का कोई तरीका तो मिलेगा। वो एक ऊंचे झरने को पार करता गया, फिर एक सुनसान मैदान पार किया। धीरे धीरे चलते चलते वह द्वीप के दूसरे किनारे पर पहुंच गया और दंग रह गया। जहां तक नजर जाती थी न तो कहीं जमीन थी, न कोई इंसान का नामो निशान। ऊपर से यह जगह भी ऐसी थी जहां से जहाज शायद ही कभी गुजरते थे, यानी बचाव की उम्मीद लगभग खत्म थी। मैक्स ने सोचा अगर कभी कोई मदद मिले भी तो वह मौका हाथ से नहीं जाने देगा। उसने अपना छोटा सा ठिकाना समुद्र के करीब शिफ्ट कर दिया और हर दिन दूरबीन से घंटों समुद्र को घूरता रहता। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजरते गए और देखते ही देखते 6 महीने निकल गए, पर कुछ भी नहीं बदला। एक दिन मैक्स और सिम्बा किनारे की चट्टानों पर सीपियां ढूंढ रहे थे। तब सिम्बा अचानक जोर जोर से भौंकने लगा। पहले तो मैक्स ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसने अपने पानी पीने के लिए बोतल को ऊंचा किया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दूर समुद्र में एक बड़ा जहाज जा रहा था। वो बिना सोचे समझे मशाल उठाता है और लगभग 100 मीटर दूर बनाए गए आग के ढेर की तरफ तेजी से भागता है, लेकिन आग को बड़ी लो पकड़ने में वक्त लगता है। लो छोटी थी, दूरी ज्यादा, और जहाज लगातार दूर जा रहा था। बेचैनी और घबराहट बढ़ती जा रही थी। ध्यान दिलाने के लिए उसने राइफल उठाई और समुद्र की तरफ कई गोलियां जला दी, पर समुद्र की गरज के आगे उसकी आवाज पल भर में खो गई थी। जहाज बिना किसी प्रतिक्रिया के आगे बढ़ता जा रहा था, जैसे मैक्स का कोई वजूद ही ना हो। यह उसकी आखिरी उम्मीद थी और अब वह भी टूटती हुई नजर आ रही थी। मायूसी और घबराहट में उसने एक पागलपन भरा कदम उठा लिया। वह सीधे समुद्र में कूद गया और पूरी ताकत से तैरने लगा। बार बार हाथ मारते हुए कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ ही देर में वह समझ गया कि वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा है। तेज लहरें उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रही थी। आंखों के सामने जहां छोटा होता गया, सिर्फ एक बिंदु और फिर गायब। मैक्स की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। दिमाग सुन्न था, उम्मीदें टूट चुकी थी। समुद्र ने ही उसे वापस किनारे पर फेंक दिया। वह रेत पर गिरा, गीला, थका हुआ और टूटा हुआ। उसी वक्त सिम्बा दौड़कर उसके पास आया, कराहता हुआ, जैसे सब समझ गया हो। सिम्बा की आवाज सुनकर मैक्स का दिल और भी टूट गया। किसी इंसान का दर्द तो वह झेल भी सकता था, लेकिन अपने कुत्ते का दुख, यही एक चीज थी जो उसके दिल को चीर गई। उस रात मैक्स चुपचाप आसमान की ओर देखता रहा। तारे चमक रहे थे, पर उसमें उसे जरा भी उम्मीद नहीं दिखी। लंबे समय तक सोचने के बाद उसे एक बात साफ हो गई, अगर कोई उसे बचाने नहीं आने वाला तो उसे खुद ही इस जगह को अपना घर बनाना पड़ेगा। अगले दिन से उसने खुद को काम में झोंक दिया। एक सुरक्षित जगह ढूंढी, लकड़ियां इकट्ठा की और धीरे धीरे एक छोटा सा शेल्टर बनाना शुरू किया।
औजार कम थे पर हिम्मत पूरी थी। कुछ ही दिनों में उसने एक ढांचा तैयार कर लिया जिसे वह हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाता गया। महीनों तक यही रूटीन चला और धीरे धीरे उसने अपने रहने लायक जगह बना दी। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि यह द्वीप पूरी तरह से बुरा नहीं है। यहाँ अनानास थे, मीठे आम थे, जंगली जानवर थे और सबसे अच्छा गर्म पानी की प्राकृतिक झरने थे। यहाँ भोजन भी था, पानी भी था और शिकार भी, और उसे सबसे ज़रूरी बात सिम्बा उसके साथ था। अब उसका जीवन एक नियमित दिनचर्या बन चुका था। सुबह उठकर खाना ढूंढना, दिन में घर सुधारना या जंगल से लकड़ियां लाना, और शाम को समुद्र किनारे बैठकर आसमान तक फैले पानी को निहारना। कभी कभी उसके मन में आता कि शायद किसी दिन कोई जहाज फिर से यहाँ से गुजरेगा, लेकिन अब उसकी जिंदगी सिर्फ उसी उम्मीद पर टिकी नहीं थी। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। उसे खुद भी पता नहीं चला। इस वीरान द्वीप पर भले ही वह अकेला था, पर सच में अकेला नहीं, क्योंकि सिम्बा उसकी हर सांस, हर कदम और हर पल के साथ में था। सिम्बा की मौजूदगी उसके लिए जिंदगी की आखिरी बची हुई गर्माहट थी। वह खुद को तरह तरह के कामों में व्यस्त रखने की कोशिश करता। कभी लकड़ी पर अपने अनुभवों को उकेरता, कभी अपनी डायरी में लिखता, तो कभी बांसुरी की धीमी धुन बजाता। जब भी बांसुरी की आवाज हवा में फैलती, सिम्बा अपनी पूंछ हिलाते हुए खुशी से उछलने लगता, जैसे इस वीरान दुनिया में वह भी अपनी छोटी सी खुशियां तलाश रहा हो। लेकिन इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, अकेलेपन से पूरी तरह भाग नहीं सकता। धीरे धीरे मैक्स के दिन एक जैसे फीके पड़ने लगे। हर सुबह वही किनारा, वही पेड़, वही जंगल, और रात होते होते सब कुछ शांत हो जाता। तब उसके दिल की खाली जगह सबसे ज्यादा चीखने लगती। कई बार वह घर के एक कोने में बैठकर अपनी पत्नी को याद करता और रो पड़ता। उसकी हंसी, उसकी नरमी, उसका साथ, सब कुछ सिर्फ याद बनकर रह गया था। एक दिन जब मैक्स और सिम्बा समुद्र तट पर आराम कर रहे थे, तभी उसकी अचानक नजर रेत पर पड़ी। वहां एक गहरा निशान बना हुआ हो। पहले उसे लगा कि यह उसी के पैरों का निशान होगा, लेकिन जैसे ही उसने झुककर ध्यान से देखा, उसका दिल एक पल भर के लिए रुक गया। वो निशान इंसान का था, पर इतना बड़ा कि मानो किसी विशालकाय, किसी क्रूर योद्धा या दैत्य ने कदम रखा हो। एक ठंडी कपकपी उसकी रीढ़ में दौड़ गई। उसने तुरंत राइफल कस ली और सतर्क होकर चारों तरफ निगाहें दौड़ाने लगा। हर झाड़ी, हर पेड़ की सरसराहट पर अब उसका ध्यान चला जाता था। सिम्बा भी अजीब तरीके से चौकन्ना हो गया था। धीमे धीमे गुर्रा रहा था, जैसे किसी अदृश्य खतरे को भांप रहा हो। जंगल में थोड़ा और आगे बढ़ते हुए मैक्स चौंक गया। वहाँ कई डोंगियां खड़ी हुई थी, मजबूत लकड़ी से बारीक से तराशी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी किसी ने उन्हें किनारे पर लगाया हो। और ठीक पास ही से कुछ अजीब आवाजें आ रही थी, न बात करने जैसी, न गाने जैसी, ऐसी जिसे उसने पहली बार सुना हो। उसी पल उसे समझ में आ गया कि द्वीप पर कोई है, और वे बिल्कुल भी साधारण लोग नहीं थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तो दोस्तों, कहानी पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। फिर भी मैक्स उन आवाज़ों का पीछा करता हुआ आगे बढ़ता गया और एक मोटे पेड़ के पीछे छिपकर झांकने लगा। जैसे ही उसने सामने का दृश्य देखा, उसके शरीर का सारा खून सूख गया। आदिवासियों का एक बड़ा समूह भयानक बलि रस्म कर रहा था। ढोल तेजी से बज रहे थे, आग आसमान छू रही थी, और बीच में कुछ लोग रस्सियों में बंधे खून में लथपथ छटपटा रहे थे। उसकी चीखें मैक्स को अंदर तक हिला गई। वह कांपते हुए धीरे धीरे पीछे खिसक गया। डर और हिम्मत के बीच उसके मन में भयंकर जंग छिड़ गई। वह जानता था कि अगर उसे देख लिया गया तो उसका अंजाम भी शायद उन्हीं जैसा होगा जो उस आग के बीच तड़प रहे थे। ढोल की गड़गड़ाहट से पूरा अनुष्ठान लगभग चरम सीमा पर था, लेकिन तभी उसकी नजर एक रस्सी में बंधे आदमी की आंखों पर पड़ी। उन आंखों में डर नहीं, बल्कि दया की भीख थी, मदद की पुकार थी। वह नजारा मैक्स के अंदर तक तोड़ गया। 2 साल का अकेलापन भी उसकी इंसानियत को खत्म नहीं कर पाया। कुछ पल तक उसने अपने अंदर की धड़कनों से लड़ाई लड़ी, फिर गहरी सांस ली और फैसला लिया। वह चुपचाप किसी इंसान को मरते हुए तो नहीं देख सकता, चाहे अपनी जान ही क्यों न चली जाए। मैक्स ने पेड़ के पीछे से राइफल उठाई, निशाना साधा, और जैसे ही मौका मिला ट्रिगर दबा दिया। गोली की आवाज से पूरे जंगल में आवाज गूंज उठी। आदिवासी चीखने लगे, अफरा तफरी मच गई। इसी अफरा तफरी में रस्सियों में बंधा एक युवक किसी तरह अपने बंधन तोड़कर भाग निकला। एक गोली ने न सिर्फ खतरे का दरवाजा खोला, बल्कि एक जिंदगी भी बचा ली। भागते भागते उस युवक का सामना ठीक सामने मैक्स से हो गया। दोनों बस एक पल के लिए ठिठक गए। हवा में ऐसे तनाव था कि पता नहीं चल रहा आगे क्या होगा। धीरे धीरे वह आदिवासी बिना किसी गुस्से के मैक्स के पास आया। उसने अपना हथियार नीचे रखा, फिर चट्टानों पर बैठकर मैक्स का पैर अपने कंधों पर रख दिया, जैसे चुपचाप कह रहा हो कि तुमने मेरी जान बचाई है। पर अगले ही पल माहौल पूरी तरह बदल गया। आदिवासी ने झटके से मैक्स की बंदूक पकड़ ली। मैक्स का दिल जोर जोर से धड़क उठा। उसे लगा कहीं यह गलतफहमी दोनों की जान न ले ले, लेकिन जल्द ही मैक्स को समझ में आ गया कि यह आदमी बंदूक चलाना जानता ही नहीं है। वह उसे ऐसे पकड़ रहा था जैसे कोई
सूखी लकड़ी हो। अगर गलती से ट्रिगर दब गया तो किसी को भी गोली लग सकती थी। मैक्स ने फौरन दोनों हाथ ऊपर उठा दिए, जैसे कह रहा हो शांत रहो। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं बस दोस्त बनना चाहता हूँ। लेकिन बादशाह की दीवार के कारण दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी पसरी रही। आदिवासी मैक्स की हर हरकत को शक की नजर से देख रहा था। उसके चेहरे पर डर, उलझन और संशय सब एक साथ थे। मैक्स ने गुस्से की जगह इंसानियत चुनी। उसने धीरे से अपना बैग खोला, कुछ फल और सूखा खाना निकाला, फिर थोड़ा सा पीछे हटकर पत्थर पर रखा और इशारा किया कि यह तुम्हारे लिए है, इसे खा लो। आदिवासी ने पहले मैक्स को देखा, फिर खाने को, और कुछ सेकंड बाद उसने समझ लिया कि यह खतरा नहीं है, यह मदद है। वह धीरे धीरे खाने की ओर बढ़ा, लेकिन तभी जंगल की पत्तियों में खड़खड़ाहट हुई और झाड़ियों को चीरते हुए 3 खतरनाक दुश्मन बाहर निकले। उनके चेहरे बताते थे कि वह दोनों को जिंदा नहीं छोड़ने वाले। मैक्स ने एक सेकंड भी नहीं गवाया। उसने झटपट राइफल छीन ली और गोली चला दी। पहला दुश्मन वहीं ढेर हो गया और तभी कुछ ऐसा हुआ जो उसने सोचा भी नहीं था। वो आदिवासी, जिसे अभी तक बंदूक चलाना भी नहीं आता था, बिजली की तरह आगे बढ़ा, अपने हथियार से वार किया और एक दुश्मन को पल भर में जमीन पर पटक दिया। अब मैक्स अकेला नहीं था, उसके साथ एक नया साथी था। ऐसा साथी जिसे वह समझ नहीं पाता था, लेकिन जो उसकी तरफ से लड़ रहा था। दुश्मनों को मार गिराने के बाद मैक्स को लगा सब शांत हो गया है, लेकिन अगले ही पल जो उसने देखा उसने उसका खून जमा दिया। वह आदिवासी जिसके साथ मैक्स कुछ देर पहले कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा था, अचानक अपने ही मरे हुए साथी के शरीर पर झुक गया और उसे खाने लगा। यह दृश्य इतना खतरनाक था कि मैक्स का शरीर सन्न रह गया था। उसके गले से अनजाने में एक हल्की सी खड़खड़ाहट निकली। वह आवाज सुनते ही आदिवासी चौकन्ना हो उठा और वहां से भाग गया। तभी मैक्स को समझ में आ गया कि यह आदमी सिर्फ आदिवासी नहीं, नरभक्षी है। अब डर उसकी नसों में दौड़ने लगा। वह भागकर अपने ठिकाने पर पहुंचा और कई दिनों तक बस एक ही काम करता रहा, सुरक्षा। उसने घर के चारों ओर नुकीली लकड़ियों की बाड़ लगा दी, कई गड्ढे और रस्सियों के जाल तैयार किए, राइफल लोड करके रखी और रात भर आग जलाकर जागता रहा। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि पूरे 6 महीने तक कोई दुश्मन वापस नहीं आया। जितनी शांति बढ़ती गई, मैक्स उतना ही बेचैन होने लगा। आखिर उसने सोचा, अगर खतरा मेरे पास नहीं आ सकता तो शायद मुझे ही खतरे के पास जाना होगा। वह राइफल और सिम्बा को लेकर जंगल में निकल पड़ा। वह हर कदम सोच समझकर रखता, लेकिन अचानक जमीन उसके नीचे धंस गई और वह रस्सियों में फंसकर सीधे पेड़ से उल्टा लटक गया। राइफल नीचे गिर चुकी थी और उसका शरीर बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। सिम्बा घबराकर जोर से भौंका, कुछ पल ठहरा, फिर जंगल की तरफ दौड़ गया, शायद मदद ढूंढने या खुद को बचाने के लिए। कुछ देर बाद झाड़ियों से वही आदिवासी बाहर आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दुश्मनी नहीं थी, बस अजीब सी जिज्ञासा थी। वह धीरे धीरे मैक्स की गिरी हुई राइफल उठाकर उसे देखने लगा, जैसे यह किसी दूसरी दुनिया की वस्तु हो। उधर पेड़ से लटका मैक्स मन ही मन सोच रहा था कि यह पल मुझे बचाएगा या फिर खत्म कर देगा। आदिवासी जमीन पर बैठ गया और राइफल को गौर से देखने लगा, मानो उसके रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा हो। उसी मौके का फायदा उठाकर मैक्स ने अपनी कमरबंद से चाकू निकाला और रस्सियों को काटकर खुद को आजाद किया और नीचे गिरते ही चेतावनी के तौर पर एक गोली चला दी। गोली पास के पेड़ से टकराई। मैक्स ने दौड़कर राइफल उठाई। आदिवासी डर तो गया था, लेकिन उसकी आंखों में अब हैरानी थी, जैसे पहली बार उसे समझ आया कि यह हथियार कितना खतरनाक है। मैक्स चाह रहा था कि वह यह बात समझे। राइफल सिर्फ एक औजार नहीं, मौत का प्रतीक है। इसलिए उसने पेड़ की छाल पर एक सीधी गोली चलाई। छाल उछलकर इधर उधर बिखर गई। आदिवासी यह देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी। उसने जमीन से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया, हवा में घुमाया और बड़ी सटीकता से पास के पेड़ पर फेंक मारा। निशाना इतना सही था कि जैसे कोई माहिर शिकारी हो। वह गर्व से मुस्कुराया और अपने शिकार की ओर इशारा किया, मानो वह कह रहा हो कि राइफल तेरी ही सही, पर मैं भी कमजोर नहीं हूँ। यह देखकर मैक्स थोड़ा शांत हुआ। वह आदमी जंगली तो था, लेकिन मूर्ख नहीं। उसमें समझ थी और शायद थोड़ी इंसानियत भी। धीरे धीरे मैक्स ने फैसला किया कि वह उसे अपने घर ले जाएगा। रात का वक्त था। मैक्स ने उसे खाना दिया, फल, मांस और पानी। आदिवासी ने भरोसे के साथ खाया और महीनों बाद मैक्स को पहली बार लगा कि अब वह सच में अकेला नहीं है। फिर भी डर बाकी था, इसीलिए रात में उसने उसे हल्के से जंजीर में बांध दिया। न वह भाग सके, न कोई नुकसान कर सके। लेकिन अगली सुबह कुछ अनोखा हुआ। आदिवासी ने बिना आवाज किए जंजीर खोली, धीरे से मैक्स के कमरे में पहुंच गया।
आहट सुनकर मैक्स घबरा कर उठ बैठा। एक पल को लगा मानो कोई खतरा उसके घर में घुस आया हो, लेकिन सामने जो देखा उसे देखकर वह थम गया। वही आदिवासी जिसने उसने पिछली रात डर की वजह से बांधा था, वह बिल्कुल शांत चेहरे के साथ उसके लिए खाना उठाए खड़ा था। उसे एक पल में मैक्स का दिल सच में पिघल गया। उसे एहसास हुआ कि उसने इस आदमी को गलत समझ लिया है। मैक्स ने बिना देर लगाए उसकी जंजीर खोल दी और पहली बार मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। उसने उसका नाम रखा फिलिप। यही नाम उनके बीच दोस्ती की शुरुआत बन गया। उसके बाद मैक्स ने ठान लिया कि वह फिलिप को अपनी भाषा सिखाएगा। शुरुआत में उसे लगा कि यह महीनों या सालों का काम होगा, लेकिन फिलिप कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह जन्म से तेज दिमाग वाला था। सिर्फ 6 महीने के अंदर वह मैक्स से बुनियादी बातें आराम से करने लगा। वह सिर्फ बोलता नहीं था, समझता भी था, और यह उसकी इकलौती खूबी नहीं थी। फिलिप मेहनती भी था। वह मैक्स के साथ घर सुधारता, शिकार पर जाता, खेतों में काम करता और हर रोजमर्रा के काम में उसका साथी बन गया था। मैक्स ने जितना खोया था, लगने लगा कि शायद उतना वह वापस पा रहा है। एक शाम दोनों आग के पास बैठे थे। मैक्स फिलिप को बाइबल की कहानी सुना रहा था। वह चाहता था कि फिलिप भी उसकी तरह ईश्वर को महसूस करे, लेकिन फिलिप ने शांत आवाज में कहा, हमारे कबीले का विश्वास अलग है। हम पक्षी देवताओं को पूजते हैं। हम उस चीज पर विश्वास करते हैं जिसे हम देख सकते हैं। तुम्हारा ईश्वर आत्माओं में रहता है और मैं हर चीज में आत्मा देख सकता हूँ। इसीलिए हमारे विश्वास अलग नहीं, बस अलग रास्तों से एक ही जगह पर पहुंचते हैं। मैक्स उसकी बात सुनकर पहली बार समझा कि फिलिप कोई जंगली नहीं, बल्कि एक गहरी आत्मा वाला इंसान है। लेकिन जब फिलिप ने कहा कि उसे मैक्स का ईश्वर बिल्कुल पसंद नहीं, तो माहौल अचानक भारी हो गया। बहस शुरू हो गई। मैक्स ने बाइबल उठाई और कहा, ईश्वर इसी में बसते हैं। फिलिप ने पन्ने पलट कर देखा और बोला, मुझे अंदर कुछ भी नहीं मिला। यह सुनकर मैक्स गुस्से में आ गया और उसे जंगली कह दिया। उस अपमान से टूटकर फिलिप घर छोड़कर चला गया। उसके बाद दोनों एक ही द्वीप पर रहकर भी अजनबी बन गए। रास्ते में मिलते तो थे, पर नजरें चुरा लेते। फिलिप भाले से मछली पकड़ता और मैक्स कांटे से। दोनों की जिंदगी अब अलग अलग राहों पर बढ़ती गई, लेकिन वक्त ने धीरे धीरे मैक्स के भीतर पछतावा भर दिया। उसे एहसास हुआ कि किसी को बदलना सम्मान की नहीं, असली सम्मान उसे उसके विश्वास के सहित स्वीकार करना है। कई दिनों की सोच के बाद मैक्स हिम्मत जुटाकर फिलिप को ढूंढने गया। उसे अकेला बेटा पाया और पास जाकर धीमी सच्ची आवाज में कहा, जो मैंने गुस्से में कहा उसके लिए मुझे माफ करना। अब से हम एक दूसरे के विश्वास में दखल नहीं देंगे, इज्जत से दोस्ती निभाएंगे। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे फिलिप? इस घटना के बाद मैक्स और फिलिप फिर से दोस्त बन गए। उनका रिश्ता पहले से भी गहरा हो गया। खाली वक्त में दोनों समुद्र तट पर केकड़ों की दौड़ कराते, हंसते खेलते और सोचते, काश उनकी यह शांत जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहे। लेकिन एक दिन फिलिप ने मैक्स को बताया कि उसने अपने कबीले के नियम तोड़े थे और उसे बलि के लिए इस द्वीप पर भेजा गया था, लेकिन मैक्स ने उसकी जान बचाई थी। अब कबीला जरूर लौटेगा, एक और बलि के अनुष्ठान के लिए। यह सुनकर दोनों ने तय किया कि वे ज्वालामुखी के पुराने बलि स्थल पर पहले से ही बहुत सारे विस्फोटक लगा देंगे, ताकि अगर कबीला दोबारा लौटा तो एक ही झटके में उनका रास्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस योजना को तैयार करने में पूरा 1 महीना लग गया। फिर एक दिन ज्वालामुखी की गुफा से गड़गड़ाहट की आवाज आई। मैक्स और फिलिप मशाले लेकर पेड़ों के पीछे छिप गए। मौका मिलते ही उन्होंने फ्यूज में आग लगा दी। चिंगारियां तेजी से फैलने लगी। उत्सुकता में सिम्बा भी चिंगारी के पीछे दौड़ता हुआ गुफा की ओर बढ़ गया। अगले ही पल एक भयानक धमाका हुआ और मैक्स की आंखों के सामने उसका 10 साल पुराना साथी सिम्बा आग की लपटों में गायब हो गया। यकीन करना उसके लिए नामुमकिन था। टूटे दिल के साथ सिम्बा को अपने आंगन में दफनाया गया और रोते हुए उसके लिए प्रार्थना की। लेकिन इसी बीच फिलिप ने चेताया, अगर कबीले वालों को पता चला कि मैं अभी भी जिंदा हूं तो वे हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। उसके जवाब में मैक्स ने कहा कि हम एक बेड़ा बनाकर इंग्लैंड जा सकते हैं। यह सुनते ही फिलिप भड़क उठा। उसने कहा कि गोरे लोग हमारे कबीले पर हमला करते हैं, हमें पकड़कर गुलाम बनाते हैं। अचानक फिलिप को शक हुआ, कहीं मैक्स भी उसे गुलाम समझता तो नहीं। जितना मैक्स इनकार करता था, फिलिप उतना ही और नाराज होता गया और इस गलतफहमी के चलते मैक्स ने अपना सबसे अच्छा दोस्त फिर से खो दिया। अब वह फिर से अकेला था। उसके पास बस एक ही रास्ता बचा था, द्वीप से निकलने का। उसने बेड़ा बनाने का फैसला किया। उसके लिए उसे सदियों पुराने विशाल पेड़ों को अकेला कुल्हाड़ी से काटना पड़ा। हर वार के साथ उसे महसूस होता था कि वह इस द्वीप पर सचमुच बिल्कुल अकेला रह गया है। तूफान आने से पहले निकलना जरूरी था। उसके पास सिर्फ 1 महीना ही बचा था। वह दिन रात हवा में भी और बारिश में भी लगातार काम करता। उसकी कमर तोड़ मेहनत से
बेड़ा धीरे धीरे आकार लेने लगा। एक दिन जब वह रस्सियां बांध रहा था, फिलिप अचानक पीछे से आया और बोला, मैं अभी सोया नहीं हूँ, मैं तैयार हूँ अपने दोस्त के पास जाने के लिए। उसने भावुक होकर कहा कि मैक्स ने उसकी जान बचाई है, अब वह यह जिंदगी मैक्स के नाम करेगा, उसे सुरक्षित जगह पर पहुंचाएगा। फिलिप ने अपने हाथों से बनाई हुई एक माला मैक्स को दी, कहा, मैं इस बार तुम्हारी मदद करने लौटा हूँ। इस पल के साथ दोनों फिर से पहले जैसे दोस्त बन गए। लेकिन तभी एक अचानक तूफान आ गया। मजबूरी में दोनों को अपनी पाली हुई बकरियों को बाहर छोड़ना पड़ा। वे एक कमजोर घर में छिपकर तूफान के गुजरने का इंतजार करने लगे। दोनों ने कभी सोचा भी नहीं था कि भले ही उन्होंने बेड़े को मजबूत रस्सियों से बांधा था, लेकिन प्रकृति की ताकत कहीं ज्यादा थी। पूरा बेड़ा बाढ़ में बह गया। किसी तरह लंबी रात काट कर जब वे सुबह बाहर निकले तो पूरा द्वीप पूरी तरह से टूटा हुआ था। उखड़ी जड़ों के साथ बिखरी लकड़ियों से भरा हुआ पड़ा था, मानो तूफान ने उनकी सारी मेहनत और उम्मीदों पर एक साथ पानी फेर दिया हो। मैक्स और फिलिप के पास अब घबराने का समय भी नहीं था, क्योंकि पूर्णिमा की रात तेजी से करीब आ रही थी, जिसका मतलब था कि आदिवासी किसी भी वक्त द्वीप पर पहुंच सकते हैं। अब उनकी जीत सिर्फ उनकी समझदारी और बारूद पर टिकी थी। दोनों ने फौरन अलग अलग जगह पर जाल बिछाने शुरू कर दिए। उन्होंने पवन चक्की के तंत्र पे एक ऐसी मशीन सेट की कि जो खुद ब खुद गोलियां चला सके, टूटे दर्पण जोड़कर ध्यान भटकाने वाला संगीत बनाया और हर जगह रास्ते पर एक छोटे छोटे जाल सेट किए। आखिरकार वह पूर्णिमा की रात भी आ गई। अब जब सब कुछ दांव पर लगा था तो मैक्स ने अपनी दाढ़ी काटकर खुद को आदिवासी जैसा बना दिया और युद्ध शुरू होने से पहले दोनों ने अपने अपने देवताओं की प्रार्थना की, क्योंकि यह सच में करो या मरो की लड़ाई थी। उसके बाद मैक्स ने बांसुरी बजाकर आदिवासियों का ध्यान जालों की तरफ खींच लिया। योजना बिल्कुल सही चल रही थी। वे स्वरों का पीछा करते हुए आगे बढ़ते गए, लेकिन जैसे ही वे सिम्बा की कब्र के पास पहुंचे, उन्होंने दीवार तोड़ दी। यह देखकर मैक्स के भीतर का गुस्सा जाग उठा। उसने वहीं पर उसी वक्त रस्सी काट दी और छिपे हुए तंत्र सक्रिय हो गए। कई आदिवासी वहीं पर ढेर हो गए। बाकी बचे हुए टूटे दर्पणों की चमक से भ्रमित होकर दूसरी दिशा में भाग उठे और योजना के मुताबिक सीधे जाल में जा गिरे। अब दोनों की जीत सामने थी। आदिवासी का पूरा दल खत्म हो चुका था। लेकिन जैसे ही मैक्स और फिलिप ने सोचा कि सब खत्म हो गया है, झाड़ियों से निकलकर एक आखिरी आदिवासी ने तीर चला दिया और वह तीर सीधे मैक्स की छाती में जा लगा। फिलिप ने बिना सोचे समझे अपनी कुल्हाड़ी फेंकी और उस दुश्मन को मार गिराया। फिर तुरंत जंगल में दौड़ गया, जड़ी बूटियां ढूंढी, उन्हें पीसकर मैक्स के घाव पर लगा दिया। लेकिन 3 दिन बाद भी घाव नहीं भरा, उसके बजाय और ज्यादा संक्रमण हो गया। अब साफ हो गया कि अगर जल्दी इलाज नहीं हुआ तो मैक्स 2 दिन से भीतर भीतर मर जाएगा। फिलिप ने अपनी जान की परवाह किए बिना फैसला किया कि वह मैक्स के इलाज के लिए वह अपने कबीले तक जाएगा, क्योंकि असली दवा वहीं पर थी। लेकिन जैसे ही वे कबीले द्वार पर पहुंचे, धनुष बांध लिए। आदिवासी उन्हें घेर कर खड़े हो गए, क्योंकि सबको लगा कि मैक्स वही गोरा आदमी है जो गुलाम बनाना चाहता है। फिर भी एक नियम था कि बीमार को मारना पाप है, इसीलिए डॉक्टर ने मैक्स का घाव साफ किया और इलाज शुरू कर दिया। लेकिन फिलिप को बताया गया कि जैसे ही मैक्स ठीक होगा, उसे फिलिप के साथ अखाड़े में जानलेवा द्वंद युद्ध करना पड़ेगा और जो जिंदा बचेगा वही यहाँ से जा सकेगा। 2 दिन बाद ठीक उसी क्रूर नियम के अनुसार मैक्स और फिलिप अखाड़े के बीच आमने सामने खड़े थे। कल तक जो सबसे अच्छे दोस्त थे, अब एक दूसरे को चोट पहुंचाने से भी डर रहे थे। लेकिन नियम इतने सख्त थे कि अगर लड़ाई नहीं करते तो दोनों को मार दिया जाता। मजबूरी में लड़ाई शुरू हुई। आखिरकार मैक्स जमीन पर गिर पड़ा। उसका खंजर दूर जा गिरा। उसने अपनी बाहें फैलाकर और आंखें बंद कर ली। चाहता था कि उसका दोस्त अब सब कुछ खत्म कर दे, पर फिलिप जब उसके ऊपर झुका, उसका हाथ रुक गया। वह वार नहीं कर सकता था। इतने में एक तेज बंदूक की आवाज गूंजी और फिलिप मैक्स की बाहों में आकर गिर पड़ा। उस पल मैक्स का दिल जैसे टूट गया हो, क्योंकि सामने साफ दिख रहा था कि गोरे लोग दोबारा हमले के लिए लौट आए थे और उन्होंने गलती से फिलिप को ही गोली मार दी। इस तरह 15 साल उस द्वीप का फंसा हुआ मैक्स आखिरकार गोरे लोगों के जहाज के साथ अस्पताल पहुंच गया और अपनी पत्नी से लिपटकर रोने लगा। लेकिन आज भी जब वह आग के पास बैठता था तो उसे अपने दोस्त की याद ही आती थी। उसके साथ उसने अपनी जिंदगी के संघर्ष, साहस, वफादारी के वो साल बिताए थे, वो साल जो हमेशा उसकी आत्मा में जिंदा रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कृपया करके इस वीडियो को शेयर करना न भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें। जल्दी मिलता हूं नई वीडियो के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।